हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन से दूर रखा जा रहा है, या जो इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाई जा रही है वो इतनी कलर्ड है, कॉन्कॉक्टेड कहें उसको, या एक खास मंशा को पूरा करने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह से हम भारत में जनतंत्र को तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसके प्रोसेस में बहुत सी चीजें हो रही हैं जो कुछ महसूस हो पाती हैं, कुछ महसूस नहीं हो पाती। इसमें एक हिस्सा है, एक पहलू है मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ, जो कुछ हो रहा है आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम नहीं है। इस सब के दरमियान कुछ मुसलमानों में से ही लोगों के जरिए कुछ आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, कुछ तकरीरें कराई जाती हैं और ये कहने की कोशिश होती है कि नहीं, हम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है और जो कुछ हो रहा है ठीक है, हमें सब कुछ एडजस्ट करके चलना चाहिए और यही हमारा देश है। बेशक यही देश है, लेकिन क्या जुल्म के तहत रहना अपना देश है या उसे उस तरह से देखा जाए? यह बहुत बड़ा सवाल है। राम पुनियानी जी से मैं आज बात कर रहा हूं। मेरे खास मेहमान राम पुनियानी जी हैं, जो मुंबई में रहते हैं। मेडिकल बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, आरएसएस पर और सेकुलरिज्म और जो कम्युनलिज्म, उन सब चीजों पे वो बहुत सी किताबें लिखी हैं। देश भर में, दुनिया भर में बहुत सी जगहों पर उनको बुलाया जाता है और इस उम्र में भी वो मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ शहरों में जाकर के अपनी बात रखते हैं। हमारे चैनल पर भी आप कई बार उन्हें देख चुके हैं। राम पुनियानी जी ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें यह बताया है कि किस तरह की बातें मीडिया में कही जा रही हैं और हकीकत क्या है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपका, मैंने ताजा आर्टिकल देखा जिसमें आपने कहा कि कुछ मुस्लिम एलीट हैं। एलीट में हिंदी भाषियों के लिए, उर्दू वालों को बता दूं कि जो अपने आप को जरा ऊंचा तबका समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी जिन्हें कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्धि के जरिए ही जीवन यापन करते हैं। अब उस बुद्धि का किस तरफ इस्तेमाल किया जाए, दुरुपयोग किया जाए या सही उसका उपयोग किया जाए, ये उनका अपना फैसला होता है कि दिमाग को किस तरफ, किसके लिए इस्तेमाल करें। राम पुनियानी जी, आपने जो आर्टिकल लिखा है वो बहुत ही अहम है इस बदलते हुए हालात में। आप आप पहले बताइए कि आपको ये कुछ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसमें। आज़मी भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। और ये लेख जो मैंने लिखा है, ये हिंदी में नवजीवन के वेबसाइट पे है, अंग्रेजी में द वायर पे है। और ये मैंने इसके लिए लिखा कि कई मुसलमान एलीट एलीट को बुद्धिजीवी से ज़्यादा थोड़ा कह सकते हैं, कि जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, जो समाज में अपने आप को बड़े तबके में रखते हों। क्योंकि बुद्धिजीवी तो कई ऐसे भी होते हैं जो गरीबों के हित में पूरी बात करते हैं, पूरी बात लिखते हैं। तो ये बुद्धिजीवी से थोड़ा अलग होता है। तो ये अपने, ये भी बात सही है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये अपने सामाजिक का जो उनकी सुविधाएं हैं उसको भी बरकरार रखने के लिए करते हैं। तो वो अभी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि देखिए भाई, अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आप इसके बारे में फिर से सोचिए कि जो आप बीजेपी को एक प्रकार से दूर रखते हैं, उस पे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए 2014 के बाद से कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है और मोदी जी ने जो पॉलिसीज़ ली हैं, उसमें गरीब मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ है और पूरी तौर से वो ऐसी नीतियाँ लाने को कोशिश कर रहे हैं कि जिससे मुस्लिम समाज भी एक अच्छी परिस्थिति में रहे। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट उन्होंने रखे हैं। तो इसके जवाब में मैंने ये आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने बताने की कोशिश की कि पिछले 10 सालों में, पहले तो ये झूठ है, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। आपको मैं याद दिला दूं कि दिल्ली में ही 2019 में जो शाहीन बाग के आंदोलन को दबाने के लिए बाद में दंगे करवाए गए थे, उसमें 51 लोग मारे गए थे, उसमें 37 मुसलमान थे। और जो संपत्ति का नुकसान हुआ था वो ज्यादातर मुसलमानों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। दूसरा, मैंने ये याद दिलाया कि इसी दौरान मौलाना आज़ाद
फेलोशिप बंद कर दी गई। फिर मैंने इस बात में याद दिलाया कि मुसलमानों की जो आर्थिक परिस्थिति है, ये भी गैलप का पोल आया, गैलप का पोल इंटरनेशनल एजेंसी ने कराया था कि ज़्यादा 45% मुसलमानों को लगता है कि उनकी हालत बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। चौथा मैंने ये बताया कि भाई बीच में लिंचिंग के नाम पे, गाय के नाम पे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। उसमें एक समस्या ये भी है कि इसमें जो लोगों को मारा गया है, जिनकी लिंचिंग की गई है, वो मुसलमान हैं ज़्यादा और कुछ दलित हैं। और ये मामला अभी भी कोई ख़त्म नहीं हुआ है कि इसके आधार पे मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार से प्रक्रिया चलाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएए, एनआरसी, एनआरसी आप देखिए, एनआरसी ये पहला कानून है जो धर्म के आधार पे नागरिकता में भेदभाव करता है। यानी जो आसाम में उन्होंने एक्सरसाइज की, 19 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं निकले, उसमें से 12 लाख तो हिंदू थे। तो फिर हिंदुओं के लिए रास्ता बनाने के लिए भाई ठीक है, सीएए लाया गया कि इसमें हम सबको जगह देंगे मुसलमानों को छोड़कर। तो ये चीज़ें मैंने याद दिलाई और खास तौर से बीजेपी का जो एजेंडा ही है, वो एक मुसलमानों को दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में बदलना और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो आतंकवाद से जुड़ा हो, उनके खाने-पीने से जुड़ा हो, उनकी जनसंख्या से जुड़ा हो। और अभी देखिए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत खुशी की बात है। पर उसी के साथ-साथ मुसलमानों पे किस प्रकार से दबाव बढ़ गया। हमारे बम्बई के मीरा रोड के पास एक मुस्लिम टेम्पो ड्राइवर पे हमला किया गया, एक मुस्लिम दुकान को तोड़ा गया, एक जगह पे एक मुसलमान को नंगा घुमाया गया। तो ये उन पे एक जो दबाव बढ़ गया और उसी दिन ये अपील भी की गई थी कि मुसलमान घर से ना निकले। तो ये सब चीज़ें तो मोदी के राज में, मोदी या क्या कहें, जो भी धर्म के नाम का राजनीति वाला हो, वो मोदी हो या कोई और हो, उनकी नीतियाँ तो यही रहेंगी। तो उसको फिर से देखने की क्या ज़रूरत है? जितना आज मुस्लिम समाज सफ़र कर चुका है, उसके पीछे धर्म के नाम की राजनीति का बोलबाला है। और जिस प्रकार से उनका प्रसार हुआ है, और तो और वो सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि मुसलमान विदेशी, इस्लाम विदेशी धर्म है, ये सैद्धांतिक रूप से मानते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये भी संविधान को भी नहीं मानते, तिरंगे को भी उन्होंने वो दर्जा नहीं दिया। तो इसमें ये देश में जहाँ हम सबको बराबरी से लेके चलना चाहते हैं, वहाँ इस प्रकार की राजनीति नए-नए कोई उदाहरण ढूँढ लेगी, जिससे कि मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार और बढ़ेंगे। और एक अंतिम बात मैं जो कहना भूल गया वो ये, इसी बीच बुलडोज़र की राजनीति चालू हुई। मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को इल्लीगल स्ट्रक्चर कह के तोड़ा गया। अब काज़मी भाई ये बताइए कि कोई स्ट्रक्चर अगर इल्लीगल भी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। तो इसमें तो सीधा-सीधा कुछ हुई गड़बड़ कि सीधा बीजेपी सरकारें उनके ऊपर बुलडोज़र लेकर भेज देती हैं। और जस्टिस एपी शाह ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा कि कोई भी प्रक्रिया कानूनी रूप से होना चाहिए और ये बुलडोज़र की राजनीति बहुत डरावनी है। तो इसके चलते आरएसएस ने भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है और उसके माध्यम से ये कुछ मुसलमानों को अपनी ओर खींच के कहना चाहते हैं कि आपका और हमारा डीएनए तो एक ही है। अरे भाई डीएनए एक ही है तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्या ज़रूरत है? फिर भारतीय राष्ट्र सेक्युलर डेमोक्रेसी पे आप क्यों नहीं विश्वास करते? भारतीय संविधान पे विश्वास क्यों नहीं करते? तो ये सब मुस्लिम समाज को तो सोचना ही चाहिए, सभी समाजों को सोचना चाहिए। क्या हमको ऐसी सरकार चाहिए जो धर्म के नाम पे राजनीति करे, जो संविधान के मूल्यों को महत्व न दे और ऐसे मुद्दे को उठा ले जहाँ मंदिर का सवाल है, मस्जिद का सवाल है। एक मंदिर हो गया, अभी काशी की बात चल रही है, फिर मथुरा की बात करेंगे, तो देश का ध्यान उसी तरफ बटा रहे। अब ये बात तो अच्छी है, मैं तारीफ करूँगा मुसलमान नेतृत्व की कि अभी वो इन चीज़ों में उलझने से इनकार कर रहा है। जैसे बाबरी मस्जिद के समय इसमें वो काफ़ी उलझे और उसमें पूरे समाज का भी नुकसान हुआ। अब ये मुद्दों को कानून पे छोड़ देना चाहिए। कानून जो फैसला करेगा चुपचाप उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी हमारे कानून की अवस्था है। तो दूसरी तौर से बीजेपी तो क्या, मैं कहूँगा मज़हब के नाम पे जो भी सियासत करता है, इस प्रकार की राजनीति का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये मेरा मुख्य इसमें मानना है।
और उसी आधार पे मैंने ये पूरा लेख लिखा। ज्यादातर मुद्दे तो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, पर इसको एक एक को हम डिटेल में भी कह सकते हैं। कि एक अंतिम बात कह दूं कि जो हालत मुसलमानों की हुई है इस राजनीति के कारण, उसका फाइनल आपको क्या दिखता है? फाइनल क्या दिखता है कि मुसलमान बस्तियां अलग होती जा रही हैं। जैसे प्राचीन भारत में दलितों के लिए अलग बस्तियां बन गई थी गांव के बाहर, ऐसा मुसलमानों के लिए हो रहा है। मिश्र बस्तियों में उनको घर मिलना मुश्किल हो गया है, और एक एक मुद्दे उठा के उनको डराने की प्रक्रिया जो भयंकर रूप से चल रही है, वो कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी विचारधारा में ही ये बात है कि जहाँ ये मुसलमान को दुय्यम मानते हैं, दुय्यम दर्जे पे रखना चाहते हैं, और ऐसे मुद्दों को लेके चलना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद को मजबूत करें। अच्छा, आपने दो तीन बातें काफी अहम कही। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान को नहीं मानती, तिरंगे को नहीं मानती, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानती। तो ऐसी ऐसी स्थिति में जो संविधान की बुनियादें हैं, जब उसको हिलाया जा रहा है या हिला दिया गया है, उसके बाद ये हुकूमत में बने रहें, ये किस तरह से यानी देश कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है सारा कुछ बदलते हुए, ये ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। और मुसलमान, देखिए, आपने एक दूसरी बात कही कि कानून के जो भी फैसले हैं उसका पालन करो, उसको एक्सेप्ट करो। अभी पिछले दिनों एक चीज सामने आई कि अयोध्या के मामले में जो 5 जजों का फैसला आया था, जिसमें सब कुछ मान लिया गया था कि मस्जिद को गलत गिराया गया, यहां कहीं मंदिर नहीं था, वगैरह वगैरह, और 5 जजों के नाम लिखे गए। एक बात अभी पिछले दिनों सामने आई है कि 5 जजों में से किसी ने भी साइन नहीं किए हैं उस फैसले पर। तो क्या इस तरह के नाइंसाफी वाले फैसलों को भी एक्सेप्ट करते रहने की का जो आप मशवरा दे रहे हैं, तो भी क्या, यानी क्या सिर्फ कुछ कागजों पर कुछ चीजें लिख दी जाएं और मुसलमानों की किस्मत का फैसला इसी तरह से होता रहे और एक्सेप्ट करते रहे? ये क्या प्रैक्टिकल है? मतलब जब अगर ये महसूस कर ले कोई समाज कि हमारे साथ कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, तब कैसे आगे बढ़े? देखिए काजमी भाई, ये बहुत दर्दनाक बात मैंने कही कि कानून पे ऊपर छोड़ दीजिए, सड़कों पर आकर इस पे किया गया तो उसका अंजाम हमने देख लिया है। क्योंकि अगर सरकार और सरकार के साथ पुलिस व्यवस्था, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ जजेस में भी हमारी न्याय व्यवस्था, सभी में अगर झुकाव आ गया है, तो आप सड़कों पर आकर क्या करेंगे? उसके लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप राजनीतिक पावर, राजनीतिक में ऐसी सत्ता को लाएं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। और उसमें भी कोई भी राजनीतिक सत्ता आसानी से मुसलमानों की बात सुनने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उस पर तुष्टिकरण का आरोप लग जाता है। आप देखिए, मैं ये सच्चर कमेटी का उदाहरण बार बार देता हूँ। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में बराबर बताया कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो रही है, नौकरियों में उनको जगह नहीं मिल रही। तो इसके जवाब में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाई, देश के साधनों पर गरीब और पिछड़े हुए वर्ग का अधिकार पहला है, ये उन्होंने कहा। ये उनका मैंने स्टेटमेंट देखा। अब इसको नकारने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक पहला है। देखिए, ये इनकी चालाकी देखिए। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मुसलमानों का हक पहला है। उनका कहना था कि जो भी पिछड़े तबके हैं, वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, उनका हक पहला है। और वो बात सही भी है। तो पर क्योंकि सच्चर कमेटी लागू ना हो, इसलिए जोरदार प्रोपेगेंडा किया गया कि ये सरकार तो तुष्टिकरण कर रही है। तो कैसे होगा काजिम भाई? तो इसलिए एक तो इस प्रकार की सरकार को मजबूती देना, एक तो बीजेपी की सरकार ना हो, पहली बात। दूसरी, जो दूसरी सरकार हो, उसके ऊपर अंदर से दबाव रखना कि आप हमारे सामाजिक मुद्दों को ख्याल कीजिए, बढ़ती हुई गरीबी को देखिए, शिक्षा जो कम हो रही है उसको देखिए, और हमारी जो सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। अब मैं बताता हूँ कि जो कम्युनिटी को सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वो कभी आगे सामाजिक सुधार नहीं कर सकती। ये मेरी मान्यता है। सिक्योरिटी सबसे पहली हो। अगर मेरी जान है तो आगे चीजें आती हैं।
अब इसमें ये सिक्योरिटी सबसे खतरे की बात है कि जहाँ दंगे होने का डर है। और दंगे होने का डर क्यों है? क्योंकि गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाई जाती है। ये सब चीजों के आधार पे आपको ये एक ऐसी राजनीति को मजबूत करना पड़ेगा जिसमें मैं कह सकता हूँ मौलाना आजाद के आधार हों, खान अब्दुल गफ्फार खान की हम याद करें, और उसके आधार पे अपनी मुस्लिम राजनीति को मजबूत करें। तो ये देश की मुख्य धारा दलितों के साथ मिलकर, आदिवासियों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। और काजिम भाई, मेरा पूरा विश्वास है लोकतंत्र को मजबूत करने से ही किसी समाज के हित संबंध ये बचाए जा सकते हैं। लोकतंत्र के सिवा ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। लोकतंत्र हो, अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो और अवाम के जज्बात और जरूरतों के हिसाब से हुकूमत चले, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो एक तरफ तो बीजेपी आरएसएस है, दूसरी तरफ वो पार्टियां अपोजिशन में जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला रास्ता अपनाती हैं, जिनको अक्सर पार्टियों में अब आप देख लीजिए कोई एक आधी कोई नाम मुसलमान नजर आता है कहीं नेतृत्व में, यानी जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं वहां भी तकरीबन वही हालत है। उनके नेताओं से अलग अलग अगर आप पर्सनल पूछो तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की कोई अब किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं रही है। मैं अक्सर अब 10 12 15 साल पहले तक और अब भी ये कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में बुनियादी फर्क यह है कि यानी जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता रहा हूं चूंकि तकरीबन 40 साल पत्रकारिता में है, बहुत सी चीजें आदमी गौर करता है, समझता है। वो ये कि फर्क यह है कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान मुसलमान अपनी मांग रख करके लड़ सकता था, झगड़ सकता था, प्रोटेस्ट कर सकता था और उसे यह महसूस होता था कि हम बराबर के शहरी हैं। लेकिन बीजेपी के यहां तो इतना भी मांग नहीं करने जा सकते, तकरीबन हालात उन्होंने ऐसे बना दिए हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया कि एक इशारे के तौर पर ही आपने बात कही कि अगर और पार्टियों की हुकूमत बनती है या कांग्रेस की हुकूमत बनती है, धर्मनिरपेक्ष दलों की हुकूमत बनती है, तो उसमें भी अंदर से दबाव का सिस्टम जारी रहना चाहिए। यानी मुसलमान पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आकर के चीजों को अपनी बात कहने का इख्तियार हासिल करें। यह बात अपनी जगह ठीक है। अच्छा, अब यह बताइए कि क्या जबकि सॉफ्ट हिंदुत्व की कहानी पेश की जाती है, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही कह दिया जाता है कि भेजा जाता है राहुल गांधी जी को, मंदिरों में भेजा जाता है या वो जाते हैं, तो इस बीच में मुसलमान भी बड़ा कंफ्यूज रहता है। और ये जो आपने एलीट क्लास का जिक्र किया, जो बीजेपी के बारे में दोबारा गौर करने की बात कर रहे हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में कितने फसादात हुए, इस सरकार में तो नहीं हुए। तो ये एक आर्गुमेंट वो रखते हैं। ऐसे में मुसलमान क्या करे? और जो वाकई अब तक धर्मनिरपेक्ष है, आप जैसे लोग हैं, बहुत लोग हैं, वो क्या कुछ करें हालात बदलने के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये आर्गुमेंट को खारिज करता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में फसादात ज़्यादा हुए। देखिए, फसादात जो नीचे से करवाए जाते हैं, वो नफ़रत को फैलाकर, ध्रुवीकरण करके फैलाए जाते हैं। कोई भी पूरा राइट्स की आप स्टडी कीजिए। एक ही बात है, कांग्रेस की कमज़ोरी ये है कि वो मज़बूती से इनका नियंत्रण नहीं कर पाई। तो आपको फ़र्क समझना चाहिए कि कांग्रेस जब पुलिस के रूप में रहती है, तो कमज़ोर पुलिस है और जो दंगे करवाने वाले ताकतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, और जो दंगे करवाने वाली ताकतें हैं, अब आप देखिए गुजरात में जब दंगा हुआ था, गुजरात में जब दंगा करवाया गया था, कत्लेआम हुआ था, तो नीचे से लेकर ऊपर पूरा बीजेपी का शासन था, ठीक है? अभी दिल्ली में हुआ तो भी पूरा उनका ही शासन था। तो सवाल है, गहराई से देखा जाए तो फसादात का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मुसलमान समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम, ये एक। और दूसरा आपने जो कहा, मैं देखता हूँ कि जब भी कांग्रेस अलायंस में रहती है, जैसे यूपीए वन का शुरू का हिस्सा आप देखिए, तो कांग्रेस उस समय काफी खुली थी सुझावों के लिए। आपको याद होगा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी थी, जो जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अपने सुझाव देते थे, सरकार उनको सुनती थी गहराई से। तो ये बात और है कि सीपीएम ने बहुत गलती किया जब उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया
यूपीए 1 से। तो यूपीए 1 का मॉडल जहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व कब आता है आपको मैं बताता हूँ। सॉफ्ट हिंदुत्व तब आता है जब कांग्रेस को लगता है कि उसको दूसरों पे आधारित रहना पड़ेगा जो सेक्युलर नहीं है। अब यूपीए 1 में क्या हुआ, कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था कि हम जिसके आधार पे हैं कम्युनिस्ट, ये सेक्युलर है, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। तो उस समय सेक्युलरिज्म को मजबूत किया जा सकता है और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की कोई जगह नहीं रहती। और दूसरा एक और हुआ है कांग्रेस के अंदर जो कमजोरी है, मैं पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ। कमजोरी ये रही है कि कांग्रेस के अंदर अवसरवादी लोग बहुत घुस गए हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग। और जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, जैसे गांधी के विचारों की, नेहरू के विचारों की, मौलाना आजाद के विचारों की, सुभाष चंद्र बोस के विचारों की, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेन नहीं किया गया। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टी पूरी तौर से सेक्युलर नहीं बन सकती, क्योंकि विचारों में स्पष्टता ये कांग्रेस के बहुत बड़े काडर्स में नहीं है। और अभी अच्छी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब से राहुल गांधी थोड़े सामने आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के थोड़े पहले और उसके बाद में, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी नीतियों को आउटलाइन किया है। एक आध मंदिर गए, मैं खैर वो उस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, पर उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना बड़ी खुल के की है। इसमें कोई लाग लपेट उन्होंने नहीं रखी है। तो इससे एक उम्मीद बनती है कि कांग्रेस के अंदर जो सेकुलर एलिमेंट है वो ज्यादा मजबूत होंगे और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो की बीमारी है उससे वो निजात पालेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये जो मुस्लिम एलीट है उसका क्या कहीं समाज में, चूंकि आप बहुत मुसलमानों में भी बहुत बैठते उठते हैं, जाते आते हैं, उसका कहीं असर भी होता हुआ नजर आता है कि आपको, क्या आपको लगता है कि उसका असर मुसलमानों में हो रहा है? एक जमाना था जब यह कहा जाता था, लखनऊ में वाजपेयी जी जीत करके आते थे और यह कहा जाता था कि शिया लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। क्या अब मुसलमानों में, दूसरे मुसलमानों में भी यानी सुन्नियों में भी, क्या कुछ आपको लगता है कि दोबारा गौर करने वाला रीलुक जिसे कहा जा सकता है बीजेपी के बारे में, या सॉफ्ट हो जाना, या अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग तो हमेशा होते हैं हुकूमतों के साथ जुड़ने वाले, लेकिन क्या रियली आपको लगता है कि मुसलमानों में बीजेपी की तरफ रुख करने के इम्कान कुछ हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी की तरफ रुख करने वाले कुछ मुसलमान तो हैं और खास तौर से आरएसएस ने उनको काफी प्रेरणा दी है। जैसे आप केरल के गवर्नर साहब को देख लीजिए, वो भी इसी में से आए हुए हैं। वो तो एएमयू के शायद स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और आज वो बहुत बड़े लंबा इसके झंडा बरदार हो गए हैं। तो ऐसे कुछ कुछ हैं, पर मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ कि आम मुसलमानों में भी डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग, लोकतांत्रिक समझ, ये पहले से मजबूत हो रही है। तो आम मुसलमानों में इस प्रकार से कोई चांस नहीं है कि वो इस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के झांसे में आए। हाँ, कुछ हैं जिनके निजी स्वार्थ होते हैं और वो निजी स्वार्थों को लेकर कौम से ज्यादा खुद के इंटरेस्ट को देखकर उस रास्ते पर जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मोटे तौर पे तो आम मुसलमान समझता है। अब देखिए काजिम भाई, ये इनसिक्योरिटी का मामला कौन नहीं समझेगा? जब दंगे होते हैं तो किसको नहीं समझता कि कौन मारा जा रहा है? शाहीन बाग का इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो किस मुसलमान को नहीं समझा कि ये आरएसएस बीजेपी की राजनीति क्या है? तो उस बारे में तो पूरा कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है कि मेजॉरिटी मुसलमान, आम मुसलमान बीजेपी आरएसएस की राजनीति को बिल्कुल अच्छे से समझता है। ये कुछ लोग हैं, खुद का स्वार्थ बनना है, अभी मिनिस्टर बनना है, अभी गवर्नर बनना है, गवर्नर से वाइस प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद है, तो ऐसे लोग कुछ लोग होते हैं। पर बाकी आम लोग तो देख रहे हैं कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है। अभी वो कोरोना का मैं याद दिलाता हूँ। अब वो कोरोना आया कहाँ से, कौन लाया, उसमें भी मुसलमान हॉकर्स का नुकसान हुआ कि भाई ये मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, इनको दूर रखो। अब इससे खराब बात और क्या होगी? और ये आम लोगों को नहीं समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आम लोगों को, आम मुसलमानों को, आम हिंदुओं को ये बात समझती है और वो इससे बिल्कुल दूर रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जी जी पुनियानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही अहम तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। नॉर्थ इंडिया में उर्दू का एक बड़ा अखबार इनकलाब है जो दैनिक जागरण ग्रुप का है, यानी जिसका सीधा सीधा जो है वो रिश्ता आरएसएस के नजरिए वाले लोगों का है। उस अखबार में बहुत सी चीजें छपती है। एक साहब हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब,
वो एक हफ्ते में एक दिन आर्टिकल लिखते हैं और वो मुसलसल मुसलमानों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई जुल्म नहीं है और हमें सबको एडजस्ट करना चाहिए और गलत फहमियों से बचना चाहिए। और वो एक तरह से बीजेपी और आरएसएस को जस्टिफाई करके और मुसलमानों को हर मामले पे सब्र की बात तो करते हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी की तरफ से जो जुल्म, जो यानी अलग किस्म का जो दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, दोयम दर्जे का जो शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कहते, ना उसे क्रिटिसाइज करते, ना ही वो सेकुलरिज्म को याद दिलाते, ना ही बराबर शहरी होने की बात कहते। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ये समझाते हैं कि अपने आप को जरा ठंडा रखो और आरएसएस और बीजेपी जो है वो ठीक है और नेशनलिस्ट है और इसके साथ हमें चलना चाहिए। तो इस किस्म के बुद्धिजीवी, उस किस्म की एलीट क्लास आरएसएस और बीजेपी के जरिए मुसलमानों के अंदर प्रोमोट की जा रही है, ताकि मुसलमानों से ये कहें कि आपकी भलाई आरएसएस और बीजेपी के साथ रहने पर ही है। अब आम मुसलमान के सामने ये बड़ा सवाल है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जब मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं, जब बुलडोजर की खबर आती है, ये कहकर के कि कहीं पत्थरबाजी की थी तो उसमें बुलडोजर से घर तबाह कर दिया जाए, या जब इस किस्म के वाकयात बार बार नजर आते हैं, किसी भी एक इंसान को तनहा देख करके और 100-150 लोग अचानक उस पर टूट पड़े, जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाने की कोशिश करें और फिर उसका कत्ल भी कर दें, जब इस किस्म के वाकयात आते हैं तो क्या वाकई हम ये फिर भी इस किस्म के लोगों की बातों पर यकीन करें? क्या ये एक बड़ा सवाल है, सभी को गौर करने की जरूरत है, हिंदू भाइयों को भी, बीजेपी वालों को खुद को और पूरे देश को ये सोचने समझने की जरूरत है कि क्या ऐसे वाकयात बार बार होते रहें और फिर भी मुसलमानों को यही समझाया जाए कि गलती आप ही की है और आपको मिलकर के चलना चाहिए, मिलकर के जरूर चलना चाहिए, देश की तरक्की हो, सभी बराबर कदम से कदम मिला करके चलें और एक दूसरे की इज्जत करें। वही हमारे जो आजादी के मतवाले थे, जो महात्मा गांधी और बाकी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ऐसे ही देश का ख्वाब देखा था। ऐसे देश का ख्वाब नहीं देखा था कि किसी भी संप्रदाय और धर्म के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।